चलिए भाई, मॉर्निंग एवरीवन। चले बच्चों, शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन। कल जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? आज कोई नया है जो कल नहीं आए थे? ऑनलाइन भी नहीं थे? ऑनलाइन तो थे, आप नहीं थे, ठीक है। एक बार रिकैप्चुलेट करें, हमने क्या कल क्या पढ़ा। वी स्टार्टेड विद द टर्म लिवरेज। हमने लिवरेज को अंडरस्टैंड किया और सिंपली हमने कहा लिवरेज शोज रिलेशनशिप among items in income statement. Leverage shows impact of change in one value over another value. लिवरेज को हम तीन पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करते हैं बच्चों। बोलो क्या क्या नाम है? ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। सबसे पहले हमने बात की ऑपरेटिंग लिवरेज की। हमने समझा उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू और फिर हमने डिफाइन किया। रजिस्टर में देखो आप क्या पॉइंट्स लिखे थे हमने। First point, we said operating leverage shows relationship between change in sales and change in EBIT. It can be defined as percentage change in EBIT due to percentage change in sales. In other words, it shows disproportionate relationship between change in sales and EBIT. आप जितना चेंज सेल्स में करेंगे, EBIT में हमेशा उससे ज्यादा चेंज होगा। फोर्थ पॉइंट इज द रीजन कि ऐसा क्यों होता है। तो आपने लिखा इट अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। और हमने यह भी समझा एज द फिक्स कॉस्ट रिलेटिवली रिमेन्स कांस्टेंट। आप जैसे जैसे अपनी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाएंगे, योर प्रॉफिट्स विल इंक्रीज फास्टर देन सेल्स। वो सेल्स की तुलना में तेज गति से बढ़ेंगे। फिर हमने उसके फॉर्मूलाज देखे। अगर आपको क्वेश्चन में दो कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल की इंफॉर्मेशन दी गई है तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और अगर आपको क्वेश्चन में सिंगल लेवल की इंफॉर्मेशन है then it is easy C upon C minus F, which is also known as contribution upon EBIT. Simple. फिर हमने एक बात कही कि लिवरेज वर्क्स इन बोथ डायरेक्शंस। टू टाइम्स मतलब टू टाइम्स, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट टू टाइम्स बढ़ेगा, और अगर सेल कम होगी तो प्रॉफिट उतना ही तेजी से कम भी होगा। इसलिए आपने लिखा कि ऑपरेटिंग लिवरेज वर्क्स इन बोथ डायरेक्शंस, दस इट शोज द लेवल ऑफ बिजनेस रिस्क। फाइन। फिर हमने उसका एक क्वेश्चन किया। देन वी टॉक्ड अबाउट फाइनेंशियल लिवरेज। सेम क्राइटेरिया हमने फाइनेंशियल लिवरेज पे लगा दिया। एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल लिवरेज शोज रिलेशनशिप बिटवीन, बोलो, change in EBIT and change in EPS. It can be defined as percentage change in EPS due to percentage change in EBIT. In other words, it shows disproportionate relationship, magnifying effect of change in EBIT on EPS. आप जितना चेंज EPIT में करेंगे उससे ज्यादा चेंज EPS में होगा। और याद है हमने इसको मैग्नीफाइंग इफेक्ट कहा था, पता है ना? आप EBIT में थोड़ा चेंज करेंगे, EPS में ज्यादा चेंज होगा, मैग्नीफाइंग इफेक्ट। फिर हमने इसका रीजन देखा कि फाइनेंशियल लिवरेज क्यों होता है। इट अराइजेस ड्यू टू फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। और दो एफएफसी हैं, वन इज इंटरेस्ट, अनदर वन इज डिविडेंड। फिर इसके फॉर्मूलाज हमने देखे। अगर आपको डबल लेवल की इंफॉर्मेशन दी है तो इट इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। और अगर आपको सिंगल लेवल की इंफॉर्मेशन दी है तो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा, इट इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस आई माइनस डीपी अपॉन 1 माइनस टी, टी फॉर टैक्स रेट। और फिर यहां भी हमने लिखा इट वर्क्स इन बोथ द डायरेक्शंस। ईबीआईटी बढ़ेगा तो ईपीएस तेजी से बढ़ेगा, ईबीआईटी कम होगा तो ईपीएस उतनी ही तेजी से कम भी होगा। दस इट शोज द लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। क्लियर यहां तक? फिर इसका भी हमने एक एग्जाम्पल किया। कुछ एक बातें और नोट करते हैं फिर आगे चलेंगे हम। देखो ये जो बता रहा हूं उसमें थोड़ी रिस्क होती है, लेकिन अच्छे से समझ लो कि तो दिक्कत नहीं आएगी। कल हमने डीएफएल का फॉर्मूला देखा था, इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस आई माइनस डीपी
अपॉन 1 माइनस टी। अज्यूम कीजिए देर आर नो प्रेफरेंस शेयर्स। सबका ध्यान बोर्ड पर। अगर तो आपको क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दिए हैं तो बताओ बच्चों इस फॉर्मूले का क्या होगा। इस फॉर्मूले में डिविडेंड की वैल्यू क्या हो जाएगी। सब लोग ध्यान दो भाई बोर्ड पे, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब चाहिए। अगर तो क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो डिविडेंड की वैल्यू क्या हो जाएगी। और बॉस अगर डिविडेंड जीरो हो गया तो दिस एंटायर फैक्टर विल बिकम जीरो। फिर चाहे आपको टैक्स रेट दी हो या ना दी हो, ये पूरा जीरो हो जाने वाला है। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या बचा। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी बोल दो ना यार। अरे ईबीआईटी माइनस आई क्या होता है, ईबीटी। सो फॉर्मूला बिकम्स ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। इसको हम बोलेंगे छोटा वाला फॉर्मूला। आप कहीं बुक में भी देखेंगे, कहीं भी देखेंगे तो आपको कई बार ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा डीएफएल का। बट ध्यान रखिएगा इसको हमने बोला छोटा वाला फॉर्मूला। और डीएफएल का छोटा वाला फॉर्मूला आप सिर्फ तभी यूज करेंगे, बोलो कब। जब क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमेशा दिमाग में ये बात रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर है तो बड़ा वाला फॉर्मूला, नहीं है तो छोटा वाला फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। नोट कर लीजिए इसे। इफ नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देन डीएफएल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो यदि क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स ना हो तो डीएफएल इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंबाइंड लिवरेज। After OL and FL, let us talk about combined leverage. देखिए अब कंबाइंड लिवरेज कुछ नया नहीं है। दिस इज नथिंग बट, एज द नेम सजेस्ट, दिस इज नथिंग बट कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ओएल एंड एफएल। ये तो दोनों का ही कंबाइंड इफेक्ट है ना। आप जानते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज कहां से कहां तक, सेल्स टू, एंड व्हाट अबाउट फाइनेंशियल लिवरेज। तो फिर कंबाइंड लिवरेज क्या होना चाहिए, सेल्स टू ईपीएस, है ना। तो इसमें कोई एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम पॉइंट्स लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, कंबाइंड लिवरेज, शॉर्ट में लिख लें आप सीएल। कंबाइंड लिवरेज शोज रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन सेल्स एंड ईपीएस। Combined leverage shows a relationship between change in sales and EPS. Second point, it can be defined as percentage change in EPS due to percentage change in sales. I repeat, it can be defined as percentage change in EPS due to percentage change in sales. Third point, it shows disproportionate relationship. It shows disproportionate relationship between change in sales and EPS.
डिसप्रपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन सेल्स एंड ईपीएस। सब कुछ सेम चल रहा है बच्चों, सिर्फ हमने एरिया बदला है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप एंड बॉटम, सेल्स एंड ईपीएस। वही पहले 3 पॉइंट डेफिनेशन के। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा? रीजन। रीजन ऑपरेटिंग लिवरेज, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, ऑपरेटिंग लिवरेज किसकी वजह से अराइज हो रहा था? कौन सी फिक्स कॉस्ट? एफओसी, बोले तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फाइनेंशियल लिवरेज किसकी वजह से अराइज हो रहा था? एफएफसी बोलते हैं उसको, फुल फॉर्म बोलो, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, दैट इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो फिर कंबाइंड लिवरेज किसकी वजह से अराइज होना चाहिए? दोनों, हां दोनों या तीनों की वजह से। और हम उसको नया नाम दे देते हैं टीएफसी, फुल फॉर्म बोलो, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो लिखिए आप फोर्थ पॉइंट, इट अराइजेज ड्यू टू, इट अराइजेज ड्यू टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टीएफसी। ये सब बातें पूछी जाएगी आपसे एमसीक्यूज में, ध्यान रखना है। इट अराइजेज ड्यू टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं टीएफसी, दैट इज एफओसी एंड एफएफसी। एफओसी एंड एफएफसी, इजी। नेक्स्ट पॉइंट बोलो किसका होगा? फॉर्मूला। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। सो दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, सिंपल। आप देखिएगा, अगर तो आप डबल लेवल यूज कर रहे हैं, कोई बताएगा मुझे डीओएल का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन डिवाइडेड बाय, एफएल का क्या था? डिवाइडेड बाय, सिंस वी आर सेइंग ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या होगा दोस्तों? ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाएगा, क्या फॉर्मूला हो गया? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, और यही हम बोल रहे हैं टॉप टू बॉटम, नोट कीजिए। ठीक है, आप देखो जरा, अगर सिंगल लेवल है तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या था? जल्दी बोलो भाई। कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, क्या हम उसे ईबीआईटी कह सकते हैं ना? और फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी, हाँ जी, अपॉन ईबीआईटी माइनस आई माइनस डीपी अपॉन 1 माइनस टी। और हम क्या कर रहे हैं, इनको क्रॉस कर रहे हैं, तो ईबीआईटी से ईबीआईटी फिर कट जाएगा, तो फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी माइनस आई माइनस डीपी अपॉन 1 माइनस टी। और ये छोटा वाला फॉर्मूला भी रख लीजिए, काम आएगा आपके। अगर तो क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो क्या करने का? सी अपॉन ईबीटी, शॉर्ट वाला फॉर्मूला।
ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो 3 पॉइंट डेफिनेशन, चौथा पॉइंट फॉर्मूला, पांचवा पॉइंट लिखिए वही, इट वर्क्स इन बोथ डायरेक्शंस, ये दोनों दिशाओं में काम करता है। इट वर्क्स इन बोथ डायरेक्शंस, दस, नीचे ब्रैकेट में लिख रहे हैं आप, दस इट शोज, दस इट शोज द लेवल ऑफ टोटल रिस्क, thus it shows the level of total risk। समझ गए? तो अभी बस इतना ही ध्यान रखेंगे आप कहीं एग्जाम के लिए, ऑपरेटिंग लिवरेज शोज बिजनेस रिस्क। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या बताता है? क्योंकि जितना ज्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज होगा, सेल्स में फ्लक्चुएशन आने से ईबीआईटी का फ्लक्चुएशन उतना ज्यादा होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? अगर ऑपरेटिंग लिवरेज 5 टाइम्स है, तो जितना चेंज आप सेल्स में करेंगे उसका 5 गुना चेंज ईबीआईटी में होगा। बच्चों ये बातें आपको समझनी पड़ेगी, और समझने के लिए घर पे पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको जो रजिस्टर में लिखाऊंगा, जो हम क्लास में करेंगे, उसके बाहर से पेपर नहीं आएगा, मैं उसकी गारंटी देता हूं। लेकिन आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा, और मैंने रजिस्टर में अगर एक वर्ड लिखाया है, तो वो वर्ड आपको पता होना चाहिए कि सर ने क्या लिखाया। ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? तो वो फिर मुझे रेस्पॉन्स दिया करो, घर पे पढ़ोगे तो आएगा। और थोड़ी थोड़ी देर ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम टाइमिंग को। एनीवेज में क्या कह रहा था, ऑपरेटिंग लिवरेज शोज द लेवल ऑफ बिजनेस रिस्क, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज जितना ज्यादा होगा, सेल्स में फ्लक्चुएट होने से ईबीआईटी उतना ज्यादा फ्लक्चुएट होगी, और वो दोनों डायरेक्शन में काम करता है। सिमिलरली फाइनेंशियल लिवरेज शोज द लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल लिवरेज जितना ज्यादा होगा, ईबीआईटी के फ्लक्चुएट होने से ईपीएस उतना ज्यादा फ्लक्चुएट होगा। एंड थर्ड वन, कंबाइंड लिवरेज शोज द लेवल ऑफ टोटल रिस्क, क्योंकि कंबाइंड लिवरेज जितना ज्यादा होगा, सेल्स के फ्लक्चुएट होने से आपकी ईपीएस उतना ज्यादा फ्लक्चुएट होगी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, बस इतनी सी बात ध्यान रखना, ऑपरेटिंग लिवरेज बिजनेस रिस्क शो करता है, फाइनेंशियल लिवरेज फाइनेंशियल रिस्क शो करता है, और कंबाइंड लिवरेज टोटल रिस्क शो करता है। और इन तीनों के लिए कॉमन वर्ड याद रख लो, हायर द लिवरेज हायर इज द रिस्क। नहीं क्या, लिवरेज जितना ज्यादा होगा, रिस्क भी उतनी। अब ऑपरेटिंग ज्यादा होगा तो बिजनेस रिस्क ज्यादा होगी, फाइनेंशियल ज्यादा होगा तो फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होगी, कंबाइंड ज्यादा होगा तो कंबाइंड रिस्क ज्यादा होगी। इजी बात है नहीं? चलिए इसका भी एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सेल्स 10 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट 6 lakhs, फिक्स कॉस्ट 4 lakhs, इंक्लूडिंग 15% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रुपीज 10 lakhs। कैलकुलेट OL, FL एंड CL। इजी क्वेश्चन लिया है, बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन, तीनों लिवरेज निकालने हैं। लिवरेज का जब भी क्वेश्चन आ जाए, माइंड में पहली बात आनी चाहिए कि भाई इनकम स्टेटमेंट बनेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो उसके सॉल्यूशन का बेस वही है। तो हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ OL, FL एंड CL। और बनाइए जरा इनकम स्टेटमेंट। जितनी इंफॉर्मेशन दी है उतना ही इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इंफॉर्मेशन जितनी दी है, इनकम स्टेटमेंट उतना ही बना है।
तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज ईबीटी। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे की इंफॉर्मेशन है ही नहीं। चलो दोस्तों मैं ही कर देता हूं, बताइए जरा सेल्स कितनी लिखूं? 10 lakhs। व्हाट अबाउट वेरिएबल कॉस्ट? कंट्रीब्यूशन बोलो बेटा। एक मिनट रुको यार, इसको चेंज कर लो तो आगे दिक्कत आएगी आपको। फिक्स कॉस्ट 2 लाख कर लो। फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए कर दीजिए। हाँ जी, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। बोलो बच्चा, फिक्स कॉस्ट बोलो सब लोग। शाबाश। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए दी है, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है? इंक्लूडिंग 15% इंटरेस्ट ऑन ₹10 lakhs। तो मैं आपसे टेक्निकली पूछूं, ये 2 लाख रुपए क्या है? एफओसी है, एफएफसी है, या टीएफसी है? फिर से, ये 2 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट क्या है? एफओसी है, एफएफसी है, या टीएफसी है? ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि इसमें ब्याज भी शामिल है। तो बच्चों इसे आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। इसमें से आपको देखना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितनी है और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी है। सबको समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि 10 लाख रुपए पे 15% इंटरेस्ट 1,50,000 होता है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी दोस्तों? 50,000 रुपीज। और बाकी 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट होगा 1.50। किसी को दिक्कत है तो जरूर बता दीजिए। तो चूंकि इस फिक्स कॉस्ट में इंटरेस्ट भी शामिल था, हमें इसे बाइफरकेट करना पड़ा। अब कोई तकलीफ नहीं है। ईबीआईटी कितना? 3.50। और ईबीटी कितना? 2 लाख। अब आप इजीली वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल्स टू एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल्स टू। कर लो भाई। चलो बॉस, ओएल बताओ, ओएल कितना आया? 1 पॉइंट। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लेंगे हम। एफएल कितना आया? और कंबाइंड लिवरेज? नोट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसने पूछा है 50,000 कैसे आया, तो एक बार फिर से देख लो बच्चों। आपको क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए दी है और फिर लिखा है इंक्लूडिंग 15% इंटरेस्ट ऑन ₹10 lakhs। तो इधर समझा देता हूं, 2 लाख रुपए को हमने क्या माना है? टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि इसमें ब्याज भी शामिल है। तो आपको इसके 2 पार्ट करने पड़ेंगे। इसमें एफ ओ सी कितना है, एफ एफ सी कितना है। ये तो आप समझ गए कि 2 लाख रुपए टोटल फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी। तो 10 लाख रुपए का 15% इंटरेस्ट देखो कितना होता है? 1,50,000
तो ये बच्चों बैलेंसिंग फिगर हो गया, है ना। 2 लाख में से अगर 1.5 लाख का इंटरेस्ट है तो बाकी बचा हुआ 50,000 रुपए क्या है, फिक्स कॉस्ट, वही हमने यहां पर लिया है। इजी। मेरे ख्याल से क्लियर है, आगे चलते हैं। तो बच्चों ये एक बार का बेसिक कॉन्सेप्ट तीनों लिवरेज का हो गया, ओएल, एफएल और सीएल। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि ये लिवरेज क्या है और कैसे काम करते हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इनके जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे हम चलेंगे। तो एक थ्योरेटिकल टॉपिक और पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑन ऑपरेटिंग लिवरेज। इफेक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑन ऑपरेटिंग लिवरेज। 5 different situations. Particulars, first, second, थर्ड, फोर्थ एंड। एनालाइज करने के लिए 5 अलग अलग सिचुएशंस हम ले रहे हैं और सभी में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। मैं सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के फिगर नहीं लिख रहा हूं, कुछ भी मान लीजिए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कंट्रीब्यूशन 1000, सिंस वी वांट टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट, तो एक काम करेंगे, फिक्स कॉस्ट की अलग अलग वैल्यूज लेंगे। पहले 0, फिर 200, टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट हमने डिफरेंट वैल्यूज ली है 0 से शुरू करते हुए, और अब ईबीआईटी आ जाएगा दोस्तों, आ ही जाएगा। सही है ना। चलो जी, अब बच्चों हर एक सिचुएशन में वी विल कैलकुलेट डीओएल। सुनो, ये 5 अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो सिंगल लेवल वाला फॉर्मूला लगेगा सी अपॉन ईबीआईटी। उठाओ कैलकुलेटर, बताओ सब में ऑपरेटिंग लिवरेज कितना। फर्स्ट में बोलो बेटा, सी अपॉन ईबीआईटी करना है, ये लीजिए 1000 अपॉन 1000, टाइम्स में आता ना 1 टाइम। आगे बोलो, सच बोलो, 1000 अपॉन 0, इनफाइनाइट। और नेक्स्ट बोलो, -2 टाइम्स। नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। तो सर 5 अलग अलग सिचुएशंस जिसमें फिक्स कॉस्ट की अलग अलग वैल्यूज, और हमने देखा डीओएल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आई हैं।
मैंने इनको नंबर दे दिया है दोस्तों, ऑब्जर्वेशन नंबर ए। स्टॉप राइटिंग प्लीज। पहले सिचुएशन ऑब्जर्वेशन नंबर ए, बोलो डीओएल कितना? व्हाट डू मीन बाय वन टाइम? जितना चेंज आप सेल्स में करेंगे उतना ही चेंज ईबीआईटी में होगा। लीनियर रिलेशनशिप, प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप, नो एक्स्ट्रा बेनिफिट। अब आपको सेल्स में चेंज करने से ईबीआईटी पे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट? 10 का 10, 20 का 20, 40 का 40। क्यों? शाबाश। हम कल से यही बात कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग लिवरेज अराइजेस ड्यू टू, भाई फिक्स कॉस्ट ही नहीं है तो फिर काय का ऑपरेटिंग लिवरेज? तो पहली सिचुएशन में आपने ऑब्जर्व करना है, सीन्स देयर इज नो फिक्स कॉस्ट द वैल्यू ऑफ लिवरेज इज 1। तो ये थ्योरेटिकल एमसीक्यू वाला क्वेश्चन हो गया कि जब भी फिक्स कॉस्ट 0 होगी लिवरेज की वैल्यू क्या होगी? 1 टाइम होगी। और इसका मतलब सेल्स और ईबीआईटी में लीनियर प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप होगा। बोलो यस सर। चलो लिख लेते हैं, इफ फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू 0 देयर इज नो लिवरेज, that is DOL is equal to 1 time. If there is no fixed cost, there is no leverage. और याद रखना बेटा, when I say no leverage, it does not mean कि leverage 0 है। नो लिवरेज का मतलब द वैल्यू, नो लिवरेज का मतलब हुआ नो एक्स्ट्रा इफेक्ट। सेल्स में चेंज करने से ईबीआईटी पे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा, 1 टाइम लिवरेज होगा। और मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप समझ गए, 1 टाइम का मतलब लीनियर रिलेशनशिप, प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है ना सबको? अब मैं थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दूं तो कंफ्यूज ना होना। मैं कहूं इफ द एंटायर कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। अरे इजी बात है भाई, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि एंटायर कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट 0 है तो लिवरेज की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि एमसीक्यूज में लैंग्वेज बदलने से चीजें घूम जाती, तो हमको समझना है कि अगर पूरी कॉस्ट वेरिएबल है इसका मतलब फिक्स कॉस्ट 0 है, इसका मतलब लिवरेज 1 होगा। ऑब्जर्वेशन नंबर बी को हम आसान रखेंगे और सिर्फ इतना कहेंगे। बोलो बच्चों क्या बोलते हो? हायर द फिक्स कॉस्ट, हायर विल बी द डीओएल। जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी ऑपरेटिंग लिवरेज भी बढ़ेगा। इसीलिए तो 200 पे 1.25 गुना है और 500 पे 2 गुना है। ठीक है सर। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लगता है, सी सिचुएशन। दोस्तों यदि फिक्स कॉस्ट बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाए? कंट्रीब्यूशन के बराबर हो जाए, कॉमा ईबीआईटी इज इक्वल्स टू, बोलो ना यार, अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ते बढ़ते कंट्रीब्यूशन के बराबर हो गई तो बॉस ईबीआईटी हो गया। बोलो बेटा फुल फॉर्म, ब्रेक इवन पॉइंट। इसी को तो बोलते हैं नो प्रॉफिट। मैं इसको एनपीएनएल बोला करता हूं कॉन्सेप्चुअली याद रखने के लिए। एनपीएनएल बोले तो नो प्रॉफिट नो लॉस। एक बार बोलो सब लोग। तो बॉस जब भी फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर होगी ईबीआईटी क्या होगा? 0 बोले तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और इसे टेक्निकली क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। और दोस्तों एट ब्रेक इवन पॉइंट डीओएल इज ना इनफाइनाइट। हाँ मतलब मैक्सिमम भी नहीं कहेंगे अपन, तो इसे इनफाइनाइट कहेंगे, इनडिटर्मिनेट। इसकी कोई वैल्यू, इसका कोई मीनिंग, इसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। 1 टाइम का है, 1.25 टाइम्स का है, 2 टाइम्स का है, लेकिन इनफाइनाइट हैज नो इंटरप्रिटेशन। हाँ लेकिन हमने उसको नंबर एबीसी दिया है ना, केस 4th है लेकिन ऑब्जर्वेशन नंबर सी है। क्लियर है? अब ये एमसीक्यूज में ध्यान रखना बच्चों आएगा,
अब वो आपसे लैंग्वेज बदल के कुछ भी पूछ ले, मैं आपसे शॉर्ट में पूछ लूं, एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट द वैल्यू ऑफ लिवरेज इज इनफाइनाइट। या फिर मैं आपसे पूछ लूं कि ईबीआईटी अगर जीरो होगा तो लिवरेज की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। या मैं आपसे पूछ लूं कि अगर फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर है तो लिवरेज की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। इसी को तो कॉन्सेप्चुअली समझना बोलते हैं कि वो लैंग्वेज घुमा दे तो हम नहीं घूमे। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आता है ऑब्जर्वेशन नंबर डी, यानी सिचुएशन नंबर 5। इफ फिक्स कॉस्ट is more than contribution, comma, EBIT is equals to नेगेटिव। सही है बॉस? अगर फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन से ज्यादा हुई तो ईबीआईटी नेगेटिव होगा। इन दैट केस डीओएल विल ऑल्सो बी नेगेटिव। इतनी सी बात। इन दैट केस डीओएल विल ऑल्सो बी नेगेटिव। तो फिर मैं आपसे लैंग्वेज बदल के पूछ लूं कि डीओएल नेगेटिव कब होता है? जब फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन किससे ज्यादा होती है, या यूं कहें कि जब कंपनी का ईबीआईटी नेगेटिव होता है, या यूं कहें कि जब कंपनी लॉस में होती है। अरे एक ही बात है यार, तो उसका डीओएल माइनस में होता है। या फिर मैं ऊपर से आपसे पूछ लूं कि फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन से ज्यादा है तो लिवरेज क्या होगा, नेगेटिव। अगर ईबीआईटी माइनस में है, कंपनी लॉस में है, तो लिवरेज की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। इजी। लेकिन अब एक समझने की बात, सब लोग ध्यान दो, ये है 2 टाइम्स, मतलब 2 गुना। बोलो यार। ये है -2 टाइम्स, मतलब नहीं बॉस, आधा तो फिर 0.5 होता ना यार। हाँ बॉस, 2 का मतलब 2, 2 का मतलब 2 टाइम्स का मतलब 2 गुना, 10 का 20, 20 का 40, 30 का 60, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिवरेज की वैल्यू को आप एब्सोल्यूट मैनर में देखेंगे, चाहे +2 टाइम्स हो या -2 टाइम्स हो, दोनों का मतलब एक ही है, 2 गुना। 10 का 20 और 20 का कोई फर्क नहीं। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि फर्क तो होना चाहिए, प्लस माइनस का है तो। आधा वाला कंसेप्ट नहीं है कि वो आधा हो जाएगा, होगा तो 2 गुना ही। फर्क क्या है, देखो कॉन्सेप्ट समझना, एग्जाम के लिए नहीं। लिवरेज +2 आ रहा है, इसका मतलब आप ऑलरेडी प्रॉफिट में है, इसीलिए लिवरेज पॉजिटिव आ रहा है आपका। अब मेरे हाथ देखना, मतलब दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, मतलब आप, ये आपकी सेल्स है और ये प्रॉफिट है। अगर सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी, और वो 2 गुना बढ़ेगा, 2 टाइम्स। और अगर सेल्स कम हुई तो प्रॉफिट 2 गुना। मेरे दोनों हाथों के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। सेल्स के बढ़ने पे प्रॉफिट 2 गुना बढ़ रहा है, और सेल के कम होने पे प्रॉफिट 2 गुना कम। फाइन, -2 पे आ जाते हैं। लिवरेज -2 है, इसका मतलब आप अभी किसमें हैं, ये सेल्स है, और ये हाथ उल्टा कर दिया, मतलब लॉस है। ध्यान देना, ये क्या है, अब सेल बढ़ेगी तो लॉस कम होगा। अब डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले मैं बोल रहा था सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। अब मैं बोल रहा हूं अगर सेल बढ़ेगी तो लॉस कम होगा, और अगर सेल कम हो गई तो लॉस बढ़ जाएगा। लेकिन बढ़ेगा कितना, 2। इसका मतलब मैथमेटिकल रिलेशन तो 2 टाइम्स ही है ना यार। आप सेल्स में 10% का चेंज करेंगे तो आपकी ईबीआईटी में 20% का चेंज होगा, 10 का 20 होगा। बस फर्क इतना है कि अगर आप माइनस में हैं तो आप ऑलरेडी लॉस में थे। सेल्स को 10% बढ़ाने से आपका लॉस 20% कम हो जाएगा, और सेल्स के 10% कम होने से आपका लॉस 20% बढ़ जाएगा। दैट्स इट। बाकी मैथमेटिकली तो कोई फर्क नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? एग्जाम के एंगल से ये 4 बातें ध्यान रखेंगे, 5वीं कोई चीज आपके पेपर में नहीं आएगी। पहला, if fixed cost is equal to 0 there is no leverage, that is the value of leverage is। और 1 बोले तो लीनियर रिलेशनशिप, जितना चेंज सेल्स में करेंगे ईबीआईटी में भी उतना ही चेंज होगा। सेकंड पॉइंट वेरी इजी, हायर द फिक्स कॉस्ट। थर्ड पॉइंट बड़े काम किए, मैंने कलर भी चेंज कर दिया है। इफ फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी इज इक्वल टू एनपीएनएल। फुल फॉर्म बोलो, टेक्निकली नॉन एज ब्रेक इवन पॉइंट,
और दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट पे लिवरेज की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। और लास्ट पॉइंट, अगर फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन से ज्यादा हो तो ईबीआईटी नेगेटिव, और तब डीओएल भी नेगेटिव होगा। डन है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं। अच्छा, वो तो काफी नीचे आएगा। मॉड्यूल है क्या आप लोगों के पास? इलिस्ट्रेशन 9 करेंगे बच्चों हम। चलिए, इलिस्ट्रेशन 9 विजिबल है सबको? कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर ईच ऑफ द फोर फर्म। थोड़ा बड़ा करें। ओके, calculate the operating leverage for each of the four firms ABCD from the following price and cost data. What conclusion, वो interpretation भी पूछ रहा है, what conclusion can you draw with respect to level of fixed cost and degree of operating leverage? Explain. Assume number of units sold is 5000। 5000 यूनिट के बेसिस पे हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। चार फर्म्स हैं, बनाइए आप। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। देयर आर फोर फर्म्स ए, बी, सी एंड डी। माहौल तो आपको पता ही है कैसे सेट करना है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। ये बहुत आसान है दोस्तों। आपको यूनिट्स दी है 5000 और क्या दिया है? सेलिंग प्राइस। तो क्या आप समझते हैं सेल्स इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस। आपके लिए लिख देता हूं Q इंटू एसपी। एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस। चलो करो, बताओ कितना। बी का बताओ। सी और डी। गुड। वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए है। देख लो आप, मैं भी कर रहा हूं, कहीं गलत हो तो बता देना मुझे।
फिक्स कॉस्ट 80,000, 40,000, 2 lakhs और जीरो। चलो आप लोग कर लो और फिर हम डिस्कस करते हैं। चलो जी, बताएंगे आप मुझे DOL -7, -3। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, किसी को इजी है। और अब तो आपको इसका इंटरप्रिटेशन भी समझ में आ गया होगा, तो हम अपने सीक्वेंस से चलते हैं। व्हाट यू से अबाउट कंपनी डी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई साहब, फिक्स कॉस्ट नहीं है, और जब फिक्स कॉस्ट नहीं होती तो लिवरेज की वैल्यू क्या होती है? वन टाइम लीनियर रिलेशनशिप। यही तो लिखना है। कभी भी एग्जाम में आपसे कमेंट करने के लिए या इंटरप्रिटेशन के लिए आ जाए तो कोई एक्सपर्ट कमेंट नहीं, राइट वॉट एवर यू ऑब्जर्व। बेसिक कॉन्सेप्ट से जो आप ऑब्जर्व करते हैं वो 2 लाइन में लिख देने का। जैसे एज फार एज कंपनी डी इज कंसर्न, सिंस देर इज नो फिक्स कॉस्ट देर इज नो लिवरेज, वही जो अभी आपको लिखाया था, द वैल्यू ऑफ लिवरेज इज। कंपनी बी की बात कर लें तो क्योंकि यहां पर हायर फिक्स कॉस्ट है इसलिए इसका लिवरेज भी हायर है। एंड एज फार एज कंपनी ए एंड सी आर कंसर्न, दोनों लॉस में हैं, दोनों की फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन से ज्यादा है, इसलिए दोनों का लिवरेज भी खत्म। कभी भी कमेंट और इंटरप्रिटेशन में बहुत डिटेल की जरूरत नहीं होती, शॉर्ट में जो आपने ऑब्जर्व किया है वो लिख देना है। कोई तकलीफ किसी को? एनीवन? चलें, अच्छी बात है। वापस वहीं आ गया क्या? इलिस्ट्रेशन 10, और चलो आने दो पहले। देखो बच्चों, आप कहोगे तो इसको यहीं पे निपटा लेंगे अपन, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इलिस्ट्रेशन 10 ऐसे ही देख लो सब लोग, आधी लाइन का क्वेश्चन है। अ कंपनी यूजेस DFL फॉर्मूला एज DFL इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBT। यूजेस क्या होता भी यही है, बस हमने इसको आइडेंटिफाई कर रखा है, बड़ा वाला और छोटा वाला। जब प्रेफरेंस शेयर नहीं होते तो छोटा वाला, होते हैं तो बड़ा वाला। और वो कह रहा है EBIT कितना बच्चों? 2,06,000। और EBT कितना? 1,72,000। तो बच्चों वाली बात है, DFL इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBT, 2,06,000 डिवाइडेड बाय 172। कुछ करने का है ही नहीं है, तो ही नहीं ना इस क्वेश्चन को करना तो अपनी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नंबर 11 उधर ले लेते हैं इसको।
चलो भाई, विजिबल एवरीवन। चले, क्वेश्चन आसान है। देखो, बात घूम फिर के मेरे साथ हमेशा वही रहेगी, कॉन्सेप्ट पकड़ोगे, चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर लोगे तो फिर आगे आसान लगेगा। एक बार दिमाग पे जोर पड़ेगा कॉन्सेप्ट को ग्रेस्प करने में, लेकिन फिर बाकी की चीजें बहुत आसान। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ, बातें नहीं भैया, ये बिल्कुल वैसा ही हुआ कि ऐसे बोलते हैं कि आपको पेड़ काटना है, स्पेंड मोर टाइम इन शार्पनिंग योर एक्स रादर देन कटिंग द ट्री। आप कुल्हाड़ी को धार करने में जितना ज्यादा समय लगाएंगे, पेड़ काटने में उतना, उधर एफर्ट्स कम लगेंगे यार, इधर एफर्ट लगा लो। एनीवेज, सो एबीसी लिमिटेड का डेटा आपको दिया है बच्चों, बैलेंस शीट दी है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं। लाइबिलिटी साइड, असेट साइड। बोलो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल। बच्चों 10 रुपए का एक शेयर है और शेयर कैपिटल कितनी है, 8 लाख रुपए। क्या आप मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बता सकते हैं, 80,000। 10% डिवेंचर दिया है, रिटेन अर्निंग से कोई लेना देना नहीं है, करंट लाइबिलिटी से अभी अपने को कोई लेना देना, लेकिन दे रखी है। असेट साइड, नेट फिक्स असेट, करंट असेट, कोई काम की नहीं है, ये बैलेंस शीट ऐसे ही दी है हमको। उसके बाद सेल्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। सेल्स कितनी है, 340। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 1,20,000। और दोस्तों ब्रैकेट में क्या लिखा है, डेप्रीसिएशन 60,000। सुनो, बहुत इजी बात बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वैसे तो क्वेश्चन बोलेगा, पर हम अभी से समझ लेंगे कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डेप्रीसिएशन इज कंसिडर्ड एज फिक्स कॉस्ट। डेप्रीसिएशन को हम क्या मानेंगे दोस्तों, यार अब तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई। फिर से बोलो, सेल्स कितनी है, 340। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, आगे बोलो क्या कहते हो। इसी पॉइंट पे मैंने ये लिख दिया ना बच्चा, अब आगे बोलो क्या कहते हो। ये 1,20,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से 60,000 फिक्स्ड है और बचा हुआ 60,000, खेल खत्म। ये क्वेश्चन निपट गया यहीं पे। ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स, ईएटी। नाउ नथिंग टिपिकल। पहला पॉइंट, डिटरमाइन ओएल, एफएल एंड सीएल एट करंट लेवल ऑफ सेल्स। और उसने कह दिया है, इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर, ये नहीं भी कहता तो भी हम बाय डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन को करिए। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इनकम स्टेटमेंट बनाइए और तीनों लिवरेजेस निकालिए। जिसको दिक्कत आए मेरे से पूछ लेना। टैक्स है क्या, हाँ है ना, लेकिन प्रेफरेंस शेयर नहीं है दोस्तों। बढ़िया बात है। हाँ जी,
हाँ, लेंगे ना, वो ले लो, सेम है। इंटरेस्ट आपको नीचे भी दिया है और आप ऊपर से भी निकाल सकते हैं। नीचे भी वही दिया है जो ऊपर से निकाला गया है। 6 लाख रुपए के डेट पे 10% की रेट से 60,000। अभी देखते हैं। बच्चों सुनो एक बात, इधर देखो। चूंकि क्वेश्चन के बी पार्ट में, सबका ध्यान चाहिए भाई, चूंकि क्वेश्चन के बी पार्ट में मुझसे ईपीएस पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो मुझे इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेना होगा। सब लोग ध्यान देंगे। ईएटी में से डीपी माइनस करते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स, तो छोड़ो ना यार, डायरेक्ट डिवाइड कर दूं क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से? बुरा तो नहीं मानोगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बताओ दोस्तों। ईपीएस कितना पूरा? याद रखना, ईपीएस हमेशा रुपीज में आता है। चलो, किसी ने लिवरेजेस निकाले हैं तो बता दो। शाबाश, और आने दो। डीएफएल छोटा वाला ही फॉर्मूला लगेगा। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो 3 8 कर देता हूं, राउंड ऑफ कर देंगे। और सीएल, कोई दिक्कत नहीं है। सही है बॉस, कोई दिक्कत किसी को? आओ क्वेश्चन के बी पार्ट पे। इफ टोटल असेट्स रिमेन्स द सेम लेवल, यानी बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सेल्स इंक्रीज बाय 20% एंड डिक्रीज बाय 20%। सेल अगर 20% से बढ़े या 20% से कम हो, व्हाट विल बी अर्निंग पर शेयर इन द न्यू सिचुएशन? तो ईपीएस क्या होगा? क्या चेंज कर रहे हैं? सेल्स। और क्या पूछ रहे हैं? मैं आपको ये दो तरह से करके बताऊंगा, सबका ध्यान मुझे चाहिएगा। पहला सिंपल जो आपको एग्जाम में फॉलो कर लेना चाहिए ताकि कोई तकलीफ ही ना रहे, 2 कॉलम और बना लो। और ये हो गया बी का फर्स्ट और बी का सेकंड। एक बार सेल्स को 20% बढ़ा देंगे, एक बार 20% कम कर देंगे। आने दो बच्चों। और 20% अगर कम किया तो 272। स्टॉप राइटिंग प्लीज। किसी को दिक्कत इसमें? अब एक बात बता रहा हूं जो आपको हमेशा मदद, देखें वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा बताना। सेम, अच्छा। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वेरिएबल होती है। इट वेरीज इन द सेम प्रपोर्शन ऑफ सेल्स। तो इसके दो तरीके समझाता हूं मैं आपको। देखो बेटा, जो बात समझने की होती है वो समझना है, रटना नहीं है। और समझने का मतलब होता है फिर आगे भी हम उसको अप्लाई कर पाए। दो तरीके समझाऊंगा। पहला और बड़ा सिंपल, जब सेल 20% बढ़ रही है तो वेरिएबल कॉस्ट भी, जब सेल 20% कम हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट भी, तभी तो उसका नाम वेरिएबल कॉस्ट है। तो सिंपल है, 60,000 को 20% बढ़ा दो और एक बार 20% कम कर दो। हाँ, ये तो बच्चों वाली बातें हैं। 48,000
सुनो दूसरा तरीका, अभी नोट मत करो प्लीज। दूसरा तरीका, ये हमेशा काम आएगा आपके। तुम क्या करो, वेरिएबल कॉस्ट का सेल्स पे परसेंटेज निकाल लो। अभी 340 पे 60,000 की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 340, 17.65%। व्हाट डू यू मीन बाय 17.65%? नहीं 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 नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय 17.65%? बहुत सिंपल बात बेटा, वेरिएबल कॉस्ट इज 17.65% ऑफ। तो बेटा जब सेल 4,08,000 होगी तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? उसका 17.65%। जब सेल्स 2,72,000 होगी तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 17.65%। अरे तकलीफ है क्या? चेक करके देखो। 4,08,000 का 17.65% और 272 का 17.65%, सेम। हाँ चलेगा, वो थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा, कोई बात, डेसिमल की वजह से। एग्री है क्या बॉस? सुनो मेरा एक और काम कर दो, उसके बाद फिर तुम पूरा कर लेना। सिमिलरली टैक्स का भी रेट आपने निकाल लेना है। 160 पे 56,000 का टैक्स दे रहे हैं हम। शाबाश, 35%। अब आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे ईपीएस बता दीजिए। सब लोग करें और मुझे ईपीएस बता दें। इस क्वेश्चन पे लिख लो, जून 2025, 7 मार्क्स। ये अभी 4-5 दिन पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। जून 2025, 7 मार्क्स। सेम क्वेश्चन, फिगर्स डिफरेंट थे बस। कोई दिक्कत है किसी को भाई? चलूं आगे?
चलो जी, इलस्ट्रेशन 15। इलस्ट्रेशन 15 इसको लिख लो। अब एग्जाम कौन सा होगा? दिसंबर, दिसंबर 25, इंपॉर्टेंट फॉर दिसंबर 25। हाँ, ये मेरा अनुमान है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज and combined leverage from the following data under situation 1 and 2 and financial plan A and B। लेकिन ये भी क्या, वो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं ना, जैसे उनकी एडवाइस की तरह है, आ भी सकता है और मेरा कहना है कि ये शेयर खरीद लो, लेकिन बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। OL, FL, CL तीनों लिवरेज निकालने हमको, सिचुएशन 1 2 फाइनेंशियल प्लान ए बी। और बहुत इजी है अगर एक बार समझ लिया तो। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बोलो कितनी? 4000 यूनिट्स। बच्चों, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी, हम कितना बना सकते हैं। लेकिन आगे क्या लिखा है? एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स आर, बोलो ना बच्चों, 75% ऑफ द कैपेसिटी। तो बोलो बच्चों, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ? तो जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा वो कितनी यूनिट से? 3000 से। सेलिंग प्राइस 300, वेरिएबल कॉस्ट 150। लेकिन व्हेन आई कम टू फिक्स कॉस्ट, जब मैं फिक्स कॉस्ट पे आता हूं, तो माय क्वेश्चन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 में फिक्स कॉस्ट कितनी है और सिचुएशन 2 में कितनी है? तो भाई दो दो फिक्स कॉस्ट हो गई अपने पास, कोई बात नहीं। उसके बाद नीचे फाइनेंशियल प्लान दिए हैं ए और बी। प्लान ए में 1 लाख इक्विटी एंड 1 लाख डेट, और प्लान बी में 150 की इक्विटी और 50,000 का डेट। बस। और हमसे कहा गया OL, FL और CL तीनों लिवरेज निकालने हैं। क्लियर? मैं पहले समझाता हूं, फिर अपन प्रेजेंटेशन पे आएंगे। देखो, आप जानते हो लिवरेज के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है, और इनकम स्टेटमेंट कहां से शुरू होगा? माइनस इज इक्वल्स टू, अब क्या माइनस करना है? और फिक्स कॉस्ट की कितनी वैल्यूज दी है? तो भैया जी यहां से मेरा क्वेश्चन दो पार्ट में बढ़ जाएगा, नहीं क्या? एक बार फिक्स कॉस्ट कुछ और लेंगे और दूसरी बार कुछ और लेंगे। जब फिक्स कॉस्ट की दो वैल्यूज हैं बॉस, तो ईबीआईटी की भी एक और दो। इजी बात कर रहा हूं ये मैं। ईबीआईटी में से क्या माइनस करते हैं? इतनी देर लगती है क्या? ईबीआईटी में से क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है? और डिबेंचर्स की कितनी वैल्यू आपको दे रखी है? एक बार 1 लाख, एक बार 50,000। तो बोलो क्या होगा? फिर दो पार्ट हो जाएंगे, और इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। दो सिचुएशन, और हर एक सिचुएशन के अंदर दो प्लान।
टू टू जा 4 हो गए ना। जैसे ये आपकी ईबीआईटी आ रही है, अब यहां पे आपको 2 बार इंटरेस्ट कंसिडर करना पड़ेगा, और ये ईबीआईटी आ रही है, यहां भी आपको 2 बार करना पड़ेगा। एक बार इंटरेस्ट 1 लाख पे लेंगे, एक बार 50,000 पे लेंगे, फिर एक बार 1 लाख पे लेंगे, एक बार 50,000 पे लेंगे। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ईबीटी विल बी देयर? ये सिर्फ समझाया मैंने, अभी प्रेजेंटेशन पे बाद में आएंगे। बात समझ में आएगी सबको? दो सिचुएशन, और हर एक सिचुएशन के अंदर दो दो प्लान, तो टू टू जा 4। दो सिचुएशन, हर एक सिचुएशन के अंदर दो प्लान, तो ये दो और इनके दो, कितने हो गए? 4। अल्टीमेटली 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। आप चाहें अपने समझने के लिए इनको अपन नंबर दे देते हैं। दिस इज सिचुएशन फर्स्ट एंड दिस इज सिचुएशन, ये फर्स्ट का प्लान ए, और फर्स्ट का प्लान, ये फर्स्ट का सेकंड का प्लान ए, और सेकंड का प्लान, तो ये इसको मैं कह दूंगा सिचुएशन फर्स्ट प्लान ए, सिचुएशन फर्स्ट प्लान बी, सिचुएशन सेकंड प्लान ए, सिचुएशन सेकंड प्लान बी। बात समझ में आई है क्या? किसी को अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है तो बोलो। अब प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं, ये तो आपको समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम OL अलग निकालें और FL अलग निकालें, लेकिन मुझे ज्यादा आसान क्या लगता है, मैं उस पर आता हूं। हम अल्टीमेटली 4 कॉलम्स बना लेंगे, एक ही बार में क्वेश्चन डील हो जाएगा पूरा। चलो भाई, फर्स्ट कॉलम ऑफ कोर्स किसके लिए? पर्टिकुलर। सब लोग ध्यान देना, ये है सिचुएशन फर्स्ट, उसके अंदर प्लान ए और प्लान बी। दिस इज सिचुएशन सेकंड, और सेकंड के अंदर प्लान ए और प्लान, आगे तो आपको पता ही है। इनकम स्टेटमेंट उतना ही बनाए जितनी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हो। ये फॉर्मेट हो गया। अब सुनो, आपको हिंट दे रहा हूं, फिर आपको कोशिश करनी है। कुछ इंफॉर्मेशन चारों में कॉमन रहेगी। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ इंफॉर्मेशन चारों में कॉमन रहेगी, कुछ सिचुएशन वाइज चलेगी, और कुछ प्लान वाइज चलेगी। आपको बात समझनी है। कुछ इंफॉर्मेशन सब में कॉमन होगी, कुछ सिचुएशन वाइज होगी, और कुछ प्लान वाइज होगी। करिए अब आप लोग कोशिश, दिक्कत आएगी तो मैं बताऊंगा फिर।
जिसको दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, मुझसे पूछना, बाकी कोशिश करिए। चेक कर लेते हैं उधर। ईबीटी, हाँ, ये चेक कर लो भाई जिसने कर लिया। 280, 290, 230 और 240। ऊपर भी देख लो, कंट्रीब्यूशन देख लो। वो तो ईबीटी आ गया तो ठीक ही है सब। फाइन, यू कैन गो हेड, आगे चलो। सॉरी, क्वेश्चन देखो। हाँ, दोनों के लिए सेम रहेगा ना, इंटरेस्ट चलेगा प्लान वाइज। ये प्लान ए और ये प्लान बी। हाँ, चारों के लिए उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी, हम एक जैसा सबके लिए कर रहे हैं। जिसका सेम आना होगा सेम आ जाएगा, जिसका डिफरेंट आना होगा डिफरेंट आ जाएगा। सॉरी, हाँ हाँ, सेम आ जाएगी ना। हो गया, शाबाश। कोई डाउट है तो बोलो बच्चों। देखो, वैसे हो गया, ये कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं ऐसे समझाऊं आपको। इसका एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन क्या हो सकता था? हालांकि हमने जो कर दिया वो सही है। एक ही बात है यार, चूंकि ऊपर तो सिचुएशन 1 और 2 है ना। वैसे भी जब आपने 4 कॉलम बनाए तो इसमें 1 2 3 4 में कॉमन आ रहा होगा। तो आप ऐसे सिचुएशन 1 और 2 और नीचे फिर उनके फाइनेंशियल प्लान 1 ए बी कर सकते थे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अदरवाइज तो जो हमने कर लिया वो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इनफ। एक छोटा सा एग्जाम्पल और करेंगे आज के लिए, बाकी फिर कल देखेंगे। ये कभी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे लिए। एग्जाम्पल,
लो बॉस, नेटवर्थ आपको 25 लाख रुपए दिया है, डेट इक्विटी रेशियो 3:1 है, इंटरेस्ट रेट ऑन डेट इज 12%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एमसीक्यूज के लिए काम का क्वेश्चन है, सॉरी डीएफएल फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है, करें? ईबीआईटी बोलो बच्चों कितना? ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं? ईबीआईटी को। ईबीआईटी इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ईबीआईटी में से क्या माइनस करने का? ओ नहीं दे रखा है बॉस, तो यहां 12% लिखूं कि अमाउंट लिखना पड़ेगा? अमाउंट कितना? हाँ जी, कोशिश करिए फिर। कोशिश करिए आप लोग, एक बार मुझे बताइए इंटरेस्ट कितना? ऑनलाइन वाले भी बताओ भाई, कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट बताओ कितना आता है। अच्छा, देखते हैं और बाकी लोग क्या कहते हैं। बाकी लोग भी चेक करो भाई। इंटरेस्ट चलो देखो, नेटवर्थ एनडब्ल्यू, सुनो इधर सब लोग, क्या होता है नेटवर्थ? नेटवर्थ क्या होता है? कहीं पढ़ा है क्या जीवन में? बचपन में कहीं पढ़ा हो? कहां पढ़ा है? 12th में? 12th की चीजें याद है क्या? देखो, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, टेक्निकली समझेंगे, आगे के लिए हमेशा याद रखेंगे। नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी इज इक्वल टू ऑनर्स फंड इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख रहा हूं, शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल्स टू प्रोपराइटर्स फंड। क्या लिखा है लास्ट में बच्चों? ये सब पर्यायवाची हैं, ऑल दीज आर सिनोनिम। नेटवर्थ कहे, इक्विटी कहे, ऑनर्स फंड कहे, शेयर होल्डर्स फंड कहे, प्रोपराइटर्स फंड कहे, सबका एक ही मतलब होता है, ऑल आर सिनोनिम। और इसका मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस मिसलिनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो फिक्टिशियस असेट्स होती हैं। सुनो, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि आगे कहीं भी हो ये काम आएगा। नेटवर्थ कहें, इक्विटी कहें, ऑनर्स फंड कहें, शेयर होल्डर्स फंड कहें, प्रोपराइटर्स फंड कहें, ऑल आर सिनोनिम। बोले तो ईएससी प्लस पीएससी प्लस आर एंड एस माइनस मिसलिनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब सुनो बच्चा, ये तो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें मिसलिनियस एक्सपेंसेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, प्रेफरेंस शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन
तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नेटवर्थ का मतलब क्या होना चाहिए? बोलो ना बच्चों सब लोग। तो सिंस इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू 25 lakhs, डेट इक्विटी रेशो is 3:1, therefore डेट इज इक्वल टू, बच्चों सब लोग बोर्ड पे देखो, शाबाश। ये मतलब वो बच्चों वाली बात नहीं, अपने को डायरेक्ट भी करना आना चाहिए। डेट इक्विटी रेशो 3:1 का सीधा मतलब है अगर इक्विटी 1 है तो डेट कितना होगा? 3 होगा, 3 टाइम्स होगा। तो अगर इक्विटी 25 लाख है तो डेट कितना होगा? 75 लैक्स। एंड देयरफॉर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इंटरेस्ट आप निकाल पाएंगे कितना? शाबाश, 9 लैक्स। 100% एमसीक्यू के काम का क्वेश्चन है ये। नेटवर्थ का मतलब इक्विटी, अगर 25 लाख है तो उसका 3 गुना डेट होना चाहिए, 75 लाख, तो भाई साहब उस पर इंटरेस्ट आ गया 9 लाख। अब कोई तकलीफ नहीं है दोस्तों। डीएफएल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। 818 है तो उसे क्या बोल सकते हैं? 82 टाइम्स। 818 भी लिख सकते हैं, 82 भी लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भाई, नोट कर लिया सबने? सुनो मेरी बात है, अगर इस क्वेश्चन में ध्यान देना, सिर्फ समझना है, ये 25 लाख रुपए नेटवर्थ की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड होता, अगर इस क्वेश्चन में 25 लाख रुपए नेटवर्थ की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड होता तो क्या होता? बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ ये चेंज कर रहा हूं। ये 25 लाख रुपए नेटवर्थ की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड होता तो क्या होता? नहीं बेटा, कैप नहीं नहीं, द वर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड बोले तो डेट प्लस इक्विटी। नेटवर्थ का मतलब ओनली इक्विटी, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब डेट और इक्विटी। इसका मतलब तब इस 25 लाख रुपए में डेट और इक्विटी, बोलो ना बेटा, दोनों शामिल होते और प्रपोर्शन 3:1 होता। तो बोलो क्या करना पड़ता? हाँ, तब हमें 25 लाख रुपए को 3:1 के प्रपोर्शन में डिवाइड करना पड़ता। तो बोलो बेटा, डेट कितना आता? 18,75,000 और 6,25,000। तो फिर डिबेंचर का इंटरेस्ट 18,75 पे निकलता। समझने की बात है। द वर्ड नेटवर्थ मीन्स ओनली इक्विटी, while the capital employed includes both debt plus equity। समझ में आ गई बात?
ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। आपका होमवर्क वही है, जो कुछ भी रजिस्टर में लिखा है एक एक लाइन आपको पढ़नी है, देखना है कि आज सर ने हमको क्या क्या पढ़ाया है। कोई डाउट आता है तो वो पूछना है, और कल फिर आगे बढ़ेंगे हम। कल इसके और थोड़े एडवांस लेवल पे चलेंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना। कल मिलते हैं।